फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से और जो चैप्टर लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे कोर्स में 3 टाइप्स हैं। पहला है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, दूसरा है होमोजेनियस इक्वेशन और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो पहला टाइप है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म वो बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व करवा दूंगा, एक एक क्वेश्चन परफेक्ट कराऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको किसी दूसरे और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके जो बचे 2 टाइप है, टाइप 2 और टाइप 3, इसके वीडियोस भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। एकदम परफेक्ट तरीके से इस चैप्टर को सीखते हैं, लॉजिकली समझते हैं और वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझाना है तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं एमसीक्यूज लेवल के, तो आपको 2 चीज हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन में सुनने को मिलेगी कि व्हाट आर कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल्स and what is an independent variable? What is an independent variable? अब लेट करके देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में होता है। देखो क्वेश्चन इस तरह से तो होता है हमारे पास कि y is equal to x square plus 1। ये तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, तो सोच के देखो आप यहां पर किसकी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। तो गारंटीड है आप x की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, जो चाहो इंसर्ट कर दो, आपकी मर्जी है। तो जब आपके पास कोई भी वैल्यू चूज करने का या पुट करने का चांस है तो पक्की बात है ये कैसा वेरिएबल हो जाएगा, x आपका ये हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब है जो चाहो किसी भी तरह की वैल्यू को इंसर्ट कर दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है y के साथ कि भाई जो आप x की वैल्यू इंसर्ट करोगे उससे जो भी y की वैल्यू आएगी वो फिक्स होगी। मतलब y के पास ये चांस ही नहीं है कि वो अपनी वैल्यू को चेंज कर सके, क्योंकि ये चांस तो x के पास है। x मन चाहे वैल्यू को डाल सकता है, इसलिए वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि y की वैल्यू x की वैल्यू पर निर्भर रहती है, इसलिए वो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्लियर हो गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। और एक केस कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर ही dy by dx मौजूद हो, किस तरह से लिखा है, मान लो dy by dx is equal to g of x। मतलब g of x का मतलब है कोई भी फंक्शन x की टर्म्स में, जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 1 ही लिखा होता है इसकी जगह। तो ध्यान रखना यहां पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी, यहां पर वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाले बताए जाएंगे। लेकिन जब आपके क्वेश्चन में ही dy by dx मौजूद हो तो आप समझ लेना कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 टाइप मैंने बताए थे और इस वीडियो में हम पहला टाइप कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है। देखो क्वेश्चन में dy by dx मौजूद है, तो ये बात तो कंफर्म है कि क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अब ये टाइप 1 का है। टाइप 1 मैंने क्या बताया था, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। वेरिएबल सेपरेशन का मतलब है कि आपके x वाले टर्म सारे चले जाएंगे dx के पास और जितने भी y वाले टर्म है वो सब चले जाएंगे dy के पास। और ऐसा आप इजीली कर पाओ, मतलब x एक तरफ हो जाए पूरा, y एक तरफ हो जाए, अगर हो सकता है तो वो कहलाएगा वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। देखो चेक करो, यहां सारे x के साइड dx जा सकता है, dy इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेके जाइए dx को उस तरफ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में y वाला टर्म मौजूद ही नहीं था तो dy अकेला रह गया। चेक करने वाली बात यह है कि सारे y एक तरफ और सारे x एक तरफ हो गए, बिल्कुल हो गए। तो ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म का ही क्वेश्चन है। किसी वजह से ऐसा होता कि x और y अलग नहीं हो पा रहे आपसे, तो समझ जाना ये टाइप 1 से नहीं टाइप 2 या टाइप 3 का क्वेश्चन है। वो आगे आने वाले वीडियोस में आपको हम कर देंगे। अब क्या करें, अब करते हैं दोनों साइड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब सोच के देखिए कि 1 dy लिखा है। अब 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जैसे 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, ऐसे ही 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y होगा। अब आते हैं इस तरफ। अब ये मान लीजिए ये पूरा क्वेश्चन प्योरली इंटीग्रेशन का हो गया, जिसमें आप इंटीग्रेशन में यूज जितने भी तरीके करते हो, जितने भी टाइप आपने सीखे हैं सब लगा सकते हो। तो देखो मुझे साफ दिख रहा है, ऐसा कुछ लेट लो, न्यूमरेटर में लो या डिनोमिनेटर में लो, जिसका डेरिवेटिव आपको हमेशा न्यूमरेटर में दिखाई दे। ध्यान रखिएगा, लेट लेने वाला टर्म न्यूमरेटर में से भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, लेकिन उसका डेरिवेटिव
आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में दिखाई देना चाहिए। तो चेक करो, मैं क्या कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी, डिफरेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x dx इज इक्वल टू dt। चेक करो 2x dx, x dx 2 नहीं मैच हो रहा, तो ठीक है हटा दो उस 2 को। 2 को कैसे हटा सकते हैं, तो x dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2। तो x dx वैल्यू तो मैच कर गई। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ x dx के लिए क्या लिख दूं, dt बाय 2। तो dt बाय 2 को अंदर में लिखकर 1 बाय 2 को बाहर कर देता हूं, होल अपॉन इस पूरे को चेक करो, t माना हुआ है, ये लीजिए t आ गया। अब इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखता हूं, समझना आसान हो जाएगा। y इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t, दैट इज इक्वल टू log t। तो y इज इक्वल टू हाफ log, ध्यान रखना अगर log का एंगल डालना है तो मॉड में ही डालना पड़ेगा, तो log t प्लस c। अब t जो आपने लेट लिया था उसे वापस से इंसर्ट कर दो, तो y इज इक्वल टू हाफ log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। बिल्कुल आसान लिया था बेसिक लेवल से, जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे इनकी टफनेस भी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सीखना है तो फिर आपका इंटीग्रेशन पर कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना ये डिफरेंशियल इक्वेशन फिर दिक्कत करेगा आने में। अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो पहले वो अपना इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग करे, अगर इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको डिफरेंशियल समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डिफरेंशियल में इंटीग्रेशन का पूरा पूरा यूज है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में dy बाय dx मौजूद है ना, कंफर्म है कि क्वेश्चन तो डिफरेंशियल का ही है। नियम क्या सिखाया मैंने पहले क्वेश्चन में, मैंने नियम सिखाया कि आपको सारे x वाले टर्म dx के साथ करने हैं और सारे y वाले टर्म dy के साथ करने हैं। वैसे y तो मौजूद नहीं है, तो चलो x वाले टर्म सब dx के साथ कर लेते हैं। तो dy जहां है उसे तो वहीं रहने दो, ये dx भी इधर चला जाएगा और ये वाला टर्म भी इसके नीचे आ जाएगा। तो चेक करो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल अपॉन, लाइए इसको नीचे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और ये जो dx है डिनोमिनेटर में वो भी क्या आपके RHS में। अब जरा चेक करो, सारे x वाले टर्म एक तरफ, y वाले टर्म एक तरफ, क्या करते हैं इसके बाद इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और dx। अब प्योर बिल्कुल ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्म आ गया, डिफरेंशियल का काम तो यहाँ फिनिश हो गया। अब फिर से वही फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये किया था, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या है y के रिस्पेक्ट में, y ही होगा। अब चेक करो क्या डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ लेट लें जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है, तो हाँ बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन वाला। तो मैं क्या करता हूँ, अपने डिनोमिनेटर को लेट लेता हूँ, लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करिए, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x होगा। लेकिन दिक्कत है फॉर्मूला तो e की पावर x का होता है, माइनस x का थोड़ी ना होता है। तो माइनस x को फिर से डेरिवेटिव किया जाएगा, इसको बोलते हैं चेन रूल। अब इससे तो ये भी पता चल गया कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सीखना है तो इंटीग्रेशन का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब आपको बहुत अच्छा कमांड आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो माइनस x का अगर डेरिवेटिव करें तो ये आ जाएगा माइनस का 1 ब्रैकेट इज इक्वल टू dt अपॉन dx, dx को इधर लिया, थोड़ा प्रॉपर लिख भी लेंगे, e की पावर x, ये माइनस को लिया हो आगे, माइनस e की पावर माइनस x, dx ला इस तरफ, dx इज इक्वल टू dt। जरा चेक करो कहीं ये पूरा हिस्सा हमारा न्यूमरेटर को मैच तो नहीं कर रहा, 100% मैच करेगा। इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये पूरा न्यूमरेटर एक्चुअल में क्या है dt होल अपॉन, नीचे वाला टर्म आपने t लेट लिया हुआ है, ये लीजिए t आ गया। अब ये हो गया 1 अपॉन t dt का इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है log t, क्योंकि log लिख रहे हो तो गारंटी है कि आपको उसका एंगल मॉड में डालना पड़ेगा, प्लस c, वापस t का वैल्यू इंसर्ट करिए, तो y इज इक्वल टू log मॉड e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का c। ये लीजिए हमारा दूसरा क्वेश्चन भी फिनिश हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया, dy dx मौजूद है, अब बार बार ये मैं कहूंगा नहीं, अगर मौजूद है तो पक्की बात डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। चेक करिए x वाले टर्म एक तरफ हो जाएंगे क्या,
तो क्योंकि सारे x वाले टर्म है, बस इस dx को जाना है उस तरफ। चलो वही करते हैं, पहला स्टेप तो वही है। तो dy इज इक्वल टू साइन क्यूब x cos स्क्वायर x प्लस x e की पावर x, ब्रैकेट बंद करिए, और ये dx को भी उधर लेके जाइए। अब क्या करना है, करना तो इंटीग्रेशन ही है, तो चलिए पहले वही करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इन दोनों टर्म को ना अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, आपको काफी आसानी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो साइन क्यूब x cos स्क्वायर x अंदर वाला dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x और अंदर dx। बिल्कुल परफेक्ट तरीका हो गया। अब क्वेश्चन वापस फिर वहीं आ गया जहां पर डिफरेंशियल का काम तो खत्म, अब तो इंटीग्रेशन का पार्ट हो जाएगा चालू। ये अलग इंटीग्रेट होगा, ये अलग इंटीग्रेट होगा। पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, भाई ये तो आएगा भाई। अब क्योंकि दो सेपरेट इंटीग्रेशन करने, तो हमने ये वाला तरीका इंटीग्रेशन में सीखा है कि दो सेपरेट इंटीग्रेशन को आप सेपरेटली ही सॉल्व करें। वो कैसे, इसे I1 मान लेते हैं, इसे I2 मान लेते हैं, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके वैल्यू इंसर्ट कर लेंगे। दिक्कत एक साथ सॉल्व करने में भी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है ना कि अगर आप एक साथ दोनों चीजें करोगे तो कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो जाए। और किसी को ऐसा लगता है मुझे तो बहुत अच्छा कमांड है इंटीग्रेशन पे, तो हाँ I1 I2 मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन मैं क्योंकि सिखाने के पर्पज से कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसे मैं चाहता हूँ कि आप एग्जाम में भी करें, एकदम सेपरेट I1 I2 ले। ठीक है, तो चलो पहले I1 लेते हैं। तो कितना है हमारा I1, वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर x और dx। अब क्या लॉजिक है जो हमने इंटीग्रेशन में ही सीखा है, क्या कि अगर साइन की पावर ऑड हो तो कॉस को t ले लो, अगर कॉस की पावर ऑड हो तो साइन को t ले लो, रूल है। अब चेक करो, साइन की पावर ऑड है तो मैं कॉस को t ले लेता हूं। तो मैंने लिखा लेट cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो, माइनस का साइन x dx इज इक्वल टू dt। अब आप कहोगे सर माइनस तो यहाँ कहीं है ही नहीं, और आप तो वही टर्म डिफरेंशिएट करके लाते हो जो मैच होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस नहीं है तो माइनस को dt के पास ले जाओ, ये हो जाएगा sin x dx इज इक्वल टू माइनस का dt। तो चेक करो sin x dx कहीं अकेला तो दिख नहीं रहा, ये तो साइन क्यूब दिख रहा है। तो देखो इसका भी जुगाड़ है हमारे पास, अभी पुट नहीं कर रहे, पहले प्रॉपरली लिखते हैं। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस साइन क्यूब को मैंने क्या लिखा देखो ध्यान से, मैंने लिखा sin x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और dx। अभी भी इंसर्ट नहीं कर रहा। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस साइन x को तो कुछ नहीं कर रहा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है क्लास 10 की। तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर x, फिर से कॉस स्क्वायर x और dx। अब जरा वो इंसर्ट करते हैं जो हमने अभी डिफरेंशिएट करके निकाला था, sin x dx। तो चेक करो, I1 इज इक्वल टू sin x और dx, इन दोनों की जगह तो माइनस का dt आ गया, माइनस कर दिया बाहर, ये रहा dt। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस को मैंने t लेट लिया हुआ है, तो 1 माइनस का t स्क्वायर और एक और t स्क्वायर, ये लीजिए पूरा क्वेश्चन t फॉर्म में आ गया। अब अगला स्टेप देखो, तो I1 इज इक्वल टू, अब जरा दोनों को अंदर इंटू करो और माइनस का भी ध्यान रखना, तो माइनस का t स्क्वायर dt, माइनस माइनस प्लस t की पावर 4 dt। अब तो एकदम इजी इंटीग्रेशन है। तो I1 इज इक्वल टू माइनस, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बस अंतर इतना है, यहाँ x की जगह t लिखा हुआ है क्योंकि dt फॉर्म है तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। तो t की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 3, ऐसी t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 और प्लस c1, क्योंकि यहाँ पर I1 सॉल्व कर रहे हो इसलिए यहाँ c1। लेकिन दिक्कत है t थोड़ी ना है क्वेश्चन में, t तो लेट लिया गया है। चलो वापस इंसर्ट करो, तो I1 इज इक्वल टू माइनस का 1/3 कॉस लेट लिया था, कॉस क्यूब x प्लस 1 अपॉन 5 कॉस की पावर 5x और प्लस का c1। यहाँ अपने पास पूरा I1 आ गया। थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देते हैं, I2 सॉल्व करते हैं, लास्ट में इंसर्ट ही तो करना है। चलो अब आ गया I2 का नंबर, तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e की पावर x और dx। अब इंटीग्रेशन में अगर दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन दिखता हो तो गारंटीड है कि बाय पार्ट्स लगेगा। बाय पार्ट्स में हमें पता है कि आपको एक टर्म को 1 और एक टर्म को 2 मानना होता है। तो इसका लॉजिक क्या है 1 और 2 मानने का, तो सबने पढ़ा होगा जरूर
आइलेट, आइलेट का मतलब इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। तो ये आपके पास है अलजेब्रा और ये आपके पास एक्सपोनेंट। तो अलजेब्रा पहले आता है, एक्सपोनेंट बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसे 1 माना जाएगा, जो बाद में आता है उसे 2 माना जाएगा। यही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। तो I2 इज इक्वल टू, कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन। वैसे आपको बाय पार्ट्स मुश्किल नहीं लगना चाहिए क्योंकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो, तो उसके लिए तो आपको ये बहुत परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। आगे चलते हैं। तो I2 इज इक्वल टू, x तो बाहर गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1, फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और dx। फिर से एक बार और, तो I2 इज इक्वल टू x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, प्लस याद रखना I2 सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ C2 लिखिएगा। ये लीजिए I1 भी सॉल्व हो गया, I2 भी सॉल्व हो गया, बस इनकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो dy का इंटीग्रेशन y आ गया था इज इक्वल टू I1, ये I1 का वैल्यू इंसर्ट करो, ये आ गया माइनस का 1/3 cos क्यूब x, फिर प्लस का 1/5 cos की पावर 5x प्लस C1, फिर प्लस I2 का ये रहा आंसर आपका। तो x e की पावर x माइनस e की पावर x और प्लस C2। अब ये C1 और C2 यहां से गायब करने, तो कैसे करेंगे देखो जरा, y इज इक्वल टू माइनस का 1/3 cos क्यूब x प्लस 1/5 cos की पावर 5x। अब जरा थोड़ा C1 और C2 को 2 मिनट के लिए नहीं लिखते, प्लस x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस k। सर प्लस k कहां से आ गया, अरे k का वैल्यू क्या है, where this k is equal to C1 plus C2। बस कांस्टेंट तो आप कोई सा भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, परफेक्ट तरीका है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का। हमारे 3 क्वेश्चन पूरे हुए, चौथा स्टार्ट करते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए ट्रिक कितना जबरदस्त है। सबसे पहले नियम हमने जो सीखा, सारे x वाले टर्म एक तरफ, सारे y वाले टर्म एक तरफ। वैसे y अभी तक हमारे पास कोई आया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले क्वेश्चनों में y भी आएगा। अब यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री की 11th क्लास की आइडेंटिटी लगानी है। 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बिल्कुल पुट करेंगे। तो dy इज इक्वल टू, व्हाट इज 1 माइनस cos x, ये होता है 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 होल अपॉन, और 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 और dx। ठीक है, ये लॉजिक क्लियर हुआ। 2 से 2 तो गया, तो dy इज इक्वल टू, व्हाट इज sin अपॉन cos, ये हो गया 10, तो 10 स्क्वायर x अपॉन 2 और dx। अब इंटीग्रेशन के बेसिक लेवल पर है कि 10 स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, इसके लिए पहले आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। और किस में चेंज करेंगे, चलो आपको प्रॉपर बता देता हूं कैसे चेंज करेंगे, वैसे आपको पता होना चाहिए था। sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस का 10 स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 1। ये रही आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लास 10th की, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और मैं आपसे कहूं कि भाई यहां से 10 स्क्वायर का वैल्यू निकाल दो, तो आप क्या कहोगे, sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x अपॉन 2। बस वैल्यू पुट करनी है, चलिए पुट करते हैं। तो dy इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस का 1 होल dx। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इंटीग्रेशन होने के लिए तैयार है। डिफरेंशियल का काम यहाँ फिनिश हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाय 2 dx माइनस का 1 dx। चाहो तो अगले स्टेप पे से आप अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते, मैंने अपना एक स्टेप बचा लिया और इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। सबके इंटीग्रेशन डायरेक्ट मौजूद है, वो कैसे देखो, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, लेकिन ध्यान रखना x बाय 2 लिखा है, x नहीं लिखा है, तो आगे कुछ करना भी पड़ेगा। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पहले tan x, ये लीजिए tan x हो गया। लेकिन आप कहोगे सर ये तो x बाय 2 है, तो x बाय 2 का डेरिवेटिव कीजिए। x बाय 2 का डेरिवेटिव आएगा 1/2, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं
तो इस 1/2 से आपको करना पड़ेगा डिवाइड। इंटीग्रेशन का रूल है, ये डिफरेंशियल का रूल नहीं है। डिफरेंशियल का काम तो समझ लीजिए कि इसके बाद खत्म हो गया। अभी आप इंटीग्रेशन पे आपने जो सीखा है अब वही अप्लाई कर रहे हो। -1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में और प्लस c। जरा 2 को ऊपर ले आते हैं एक बार, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया ऊपर, तो 2 tan x/2 माइनस का x और प्लस का c। ये लीजिए चौथा क्वेश्चन भी फिनिश हो। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन तैयार है अपना। फिर से वही, सारे x एक तरफ सारे y एक तरफ। y मौजूद नहीं है अभी तो चलो x वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो dy इज इक्वल टू x log x इंटू dx। अब कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ इंटीग्रेशन का पार्ट बाकी रह गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log x इंटू dx। अब 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y। अब चेक करो, फिर से यहाँ पर दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और करना तो इंटीग्रेशन ही है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी किया था हमने, बाय पार्ट्स लगाया था। उसके लिए पहले चेक किया किसको 1 मानना है किसको 2। तो देखो फिर से बताता हूँ, आइलेट के हिसाब से ये अर्थमेटिक है, ये लॉग। तो देखो लॉग पहले आता है, अर्थमेटिक बाद में आता है। तो लॉग को आपको 1 मानना पड़ेगा और अर्थमेटिक को 2 मानना पड़ेगा। अब लगाते हैं अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पिछले क्वेश्चन में भी तो किया था। आगे देखिए, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, log x का तो कोई काम ही नहीं है, x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस का इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू फिर x का इंटीग्रेशन x²/2 और dx। ये वाला 1/2 बाहर आएगा और एक x से x चला जाएगा। अगला स्टेप देखिए, y इज इक्वल टू 1/2 x² इंटू log x। इस log x के x को मॉड में डाल सकते हैं, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अगला स्टेप, तो y इज इक्वल टू हाफ x² log x माइनस का हाफ और फिर से x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस का c। अब एक स्टेप और बाकी रह गया, जो y इज इक्वल टू लिखकर आप लिखोगे और इसको 4 लिख दोगे, बस काम पूरा हो गया, क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए छठा क्वेश्चन तैयार है। इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर कर दिया है हमने। ध्यान दो, क्वेश्चन तो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म है क्योंकि टाइप 1 तो वही है, हम वही करके दिखा रहे हैं आज आपको। लेकिन क्या सारे x एक तरफ हो सकते हैं? याद रखिएगा, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन देख के बच्चों को नहीं आइडिया होता। आप ध्यान रखना, 3 ही फॉर्म है। आज हम पहली फॉर्म सीख रहे हैं, तो पहली फॉर्म वो है कि सारे x एक तरफ होंगे ही होंगे, कोई और तरीका है ही नहीं हमारे पास। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले इस माइनस cos 2x को उधर लेके जाइए। ये हो गया cos x dy/dx इज इक्वल टू cos 3x और प्लस का cos 2x। चेक करो क्या ये cos x इधर डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू cos 3x प्लस cos 2x होल अपॉन cos x। अब इस क्वेश्चन को सिर्फ इंटीग्रेशन होना है, उससे पहले dx को उधर जाना है। तो चलिए x एक तरफ y एक तरफ, तो dy इज इक्वल टू cos 3x प्लस cos 2x होल अपॉन cos x और dx। अब इंटीग्रेशन करने के यहाँ बहुत सारे तरीके हैं, आप जो तरीका अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। इंटीग्रेशन अभी मैं दोनों साइड करूंगा। उसके बाद एक तरीका तो ये है कि आप ऊपर cos a प्लस cos b लगा लो। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप नीचे वाला cos x सेपरेट कर लो। तो मैं नीचे वाला cos x दोनों के साथ सेपरेट करने वाला तरीका लगाऊंगा। अगर किसी को cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है तो उससे भी कर सकता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, cos 3x अपॉन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x और dx। ध्यान रखना, ये जो मैं आपको स्टेप लिख के दिखाता हूं वीडियोस में, वो सारे के सारे स्टेप इसी तरह से एग्जैक्टली बोर्ड में लिख सकते हैं। समझिएगा मत कि आपने डायरेक्ट लिख दिया, ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेप है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको पहले दोनों को सेपरेट करना है फिर इंडिकेशन लगाना है, नहीं, आप ये स्टेप बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हो। अगला स्टेप देखिए, तो यहाँ तो y आ जाएगा क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y।
अब यहाँ भी इंटीग्रेट नहीं कर रहे, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व क्या है, cos 3x का फॉर्मूला होता है ये क्या है, तो वो होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, वही लगाते हैं 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x होल अपॉन नीचे cos x और dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या कोई फॉर्मूला है cos 2x का भी जिसमें cos आता हो? बिल्कुल है, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 और अपॉन का cos x और dx। अब देखो चारों को सेपरेट करो, आपको आंसर आता नजर आएगा। तो y इज इक्वल टू, सेपरेट करते हैं पहले, इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos क्यूब x अपॉन cos x dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x अपॉन cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x। मैंने क्या किया, ये cos सबके साथ अलग अलग कर दिया, 4 इंटीग्रेशन आ गए जो बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में है, देखते समझ में आ जाएंगे। वो क्या, देखो y इज इक्वल टू 4 करो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos ऊपर है, 1 नीचे है, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे ऊपर, तो cos स्क्वायर x dx माइनस का 3 बाहर, चेक करो सब कट गया, 1 dx प्लस 2 बाहर, क्या बच गया, न्यूमरेटर में cos x माइनस का, अब व्हाट इज 1 अपॉन cos x, भाई ये तो 10th क्लास की प्रॉपर्टी है, अभी तो sec x से लिखना है, इंटीग्रेशन तो अगले स्टेप पे करेंगे। अब cos स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, जैसे tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं था, उसके लिए मैंने एंटिटी लगाई थी, इसी तरह से cos स्क्वायर x का भी कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, उसके लिए भी एंटिटी लगाते हैं। देखो एंटिटी क्या है, वो है 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। मुझे तो सिर्फ cos स्क्वायर चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, ये 2 हटाकर नीचे ले आते हैं, तो देखो अगला स्टेप क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू 4 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 dx। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास है, अभी नहीं कर रहे, एक साथ करेंगे, क्योंकि मैंने आधा इंटीग्रेशन पहले कर लिया और आधा बाद में, तो फिर C1 C2 C3 सब लेने पड़ेंगे, तो इंटीग्रेशन एक साथ करेंगे, सबको इंटीग्रेशन की फॉर्म तक ले आते हैं। ये भी बिल्कुल इंटीग्रेशन के लिए तैयार है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका हमारे पास, ये भी इंटीग्रेशन के लिए तैयार है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब जरा इसको पहले सेपरेट कर लो जरा, तो y इज इक्वल टू 4/2 तो बाहर आ गया, एक तरह से ये बचेगा 2, तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, और सारे सेम, तो सब ऑलरेडी एकदम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लगे हुए हैं, बस इंटीग्रेशन लगा के फॉर्मूला लगाना है इसमें हमें, आपको माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, बस अब इंटीग्रेशन के लिए सब तैयार है, 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2 बाहर। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, भाई cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो sin x है ना, लेकिन यहाँ तो 2x लिखा है, तो sin 2x ही लिखोगे, लेकिन दिक्कत है इस 2x को तो फिर डिफरेंशिएट करोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पक्की बात ये 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस का 3, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x ही आएगा, प्लस का 2 cos x का अभी किया था sin x, cos x का sin x, लेकिन cos 2x का sin 2x अपॉन 2, माइनस का, अब sec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है log ऑफ sec x प्लस tan x, तो चलिए वही लगाते हैं, log ऑफ, मॉड लगा लीजिएगा एंगल में, sec x प्लस tan x, क्योंकि एक बार में सारा इंटीग्रेशन किया है तो एक सिंगल सी से काम चल जाएगा। एक स्टेप और है, देखो क्या, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, बस फाइनल स्टेप लिख रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस sin 2x माइनस का 3x प्लस का 2 sin x माइनस का log sec x प्लस tan x और प्लस का c। ये लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक एक स्टेप बता दिया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए 7वें क्वेश्चन के साथ तैयार है। अब उन क्वेश्चनों का नंबर आ गया जिसमें y भी मौजूद है, देखो y है इस बार क्वेश्चन में, लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा, y वाले सारे एक तरफ, x वाले सारे एक तरफ, लेकिन इस बार x मौजूद नहीं है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो y स्क्वायर प्लस sin y dy ये गया उस तरफ इज इक्वल टू dx। ये लीजिए फिर से x और y एक तरफ हो गए। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई डी वाई। मैंने इंटीग्रेशन लिखकर डायरेक्ट सेपरेट भी कर दिया है, बिल्कुल आप बोर्ड वाला सेट कर सकते हो। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, डायरेक्ट फॉर्मूले मौजूद है। ये हो गया वाई क्यू अपॉन 3 प्लस साइन वाई का माइनस का कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में अब तक हमने सारे क्वेश्चन एक्स वाले किए, अब ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आने चाहिए जो इसमें वाई वाले टर्म्स हो, तो ये लीजिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है। अब धड़ाधड़ क्वेश्चन वाई वाले ही करेंगे। अब याद रखना ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इतना आसान नहीं है, आपको वाई को प्रॉपरली एक साइड करना पड़ेगा। वो कैसे? देखो देखो पूरा का पूरे टर्म में वाई मौजूद है, तो पूरा का पूरा टर्म ही उधर ले जाओ। क्या फायदा देखो इससे, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, पूरा प्लस में है ना, तो उधर कैसे हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब कोशिश करो y वाले सब dy में चले जाए, x वाले सारे dx में आ जाए। वैसे x तो है ही नहीं, तो चलो इस y को ले जाते हैं इधर, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को नीचे, माइनस यही रहने दो, माइनस की कोई टेंशन नहीं। चाहो तो आप लेके जा सकते हो माइनस भी, लेकिन माइनस को dx के पास रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है, इज इक्वल टू माइनस बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। जरा चेक करो, नीचे का लेट लेने पर डेरिवेटिव न्यूमरेटर तो नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, तो लेट ही लेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो लेट वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 2y dy इज इक्वल टू dt। लेकिन सर यहाँ तो 2y dy है, आपके पास तो 2 है नहीं, तो इसके अब तो पहले भी आ चुका है, हटा दीजिए इस 2 को, तो क्या आएगा y dy इज इक्वल टू dt अपॉन 2। चलिए इंसर्ट करते हैं, तो y dy का वैल्यू कितना है, dt बाई 2, तो मैंने लिखा बाई 2 को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये पूरा को पूरा t लेट लिया हुआ है, तो अपॉन में t इज इक्वल टू माइनस 1 इंटीग्रेशन dx। कर तो सकता था मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन, लेकिन मैंने आपसे अभी कहा था ना, सारे इंटीग्रेशन एक साथ किया करो, क्योंकि अगर आपने बीच में कोई इंटीग्रेशन कर दिया तो उसका कांस्टेंट फिर अलग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो उस झंझट से हट जाएगा। तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t दैट इज इक्वल टू log t, क्योंकि log लिख रहे हैं तो उसका जो एंगल है वो मॉड में हो, लगा दिया मैंने मॉड इसके अंदर, इज इक्वल टू माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। इस t को वापस इंसर्ट कर लेता हूं जो लेट लिया था, तो हाफ log मॉड के अंदर y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस c। चाहो तो इस माइनस x को इधर ले आओ, प्लस x हो जाएगा, लेकिन इससे कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही मार्क्स पे कोई फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन लेके तैयार है। इस बार क्वेश्चन टफ ले लिया, x भी मौजूद है, y भी मौजूद है, सब बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। 4 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि अब तक का सबसे टफ क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करें, ये जो माइनस वाला टर्म है ना इस तरफ, इस सबको आरएचएस में ले जाओ, तो ये हो जाएगा cos x ब्रैकेट में 1 प्लस cos y dx इज इक्वल टू sin y प्लस 1 प्लस sin x dy। अब कोशिश करो dx की साइड सारे x चले जाए और dy की साइड सारे y वाले टर्म चले जाए, तो बिल्कुल चले जाएंगे। dx है ना, तो cos x को तो यहीं रखो और इस 1 प्लस sin x को नीचे ले आओ, भाई मल्टीप्लिकेशन में ना तो डिवाइड में ही आएगा, इज इक्वल टू sin y को यहीं रखो अपॉन 1 प्लस cos y को नीचे ले आओ, ये लीजिए, और dy। देखिए हो गया वेरिएबल सेपरेशन, सारे x एक तरफ हो गए, सारे y एक तरफ हो गए। अब अगला स्टेप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin y अपॉन 1 प्लस cos y और dy। दोनों में ही आप देख सकते हो, यहां भी लेट लेना है, यहां भी लेट लेना है, क्योंकि दोनों में सेपरेट लेट लिया जाएगा तो एक साथ कर देते हैं, वरना नियम तो ये है, I1 लीजिए I2 लीजिए, दोनों को सेपरेटली सॉल्व कीजिए, फिर उनकी वैल्यू रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन पे सेम किया जा सकता है, तो कैसे करना है, लेट 1 प्लस sin x इज इक्वल टू t, ये कितना आ जाएगा देखो डिफरेंशिएट होके, cos x dx इज इक्वल टू dt। एग्जैक्ट देखो आपको उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x dx ये हो गया dt होल के नीचे t, क्योंकि 1 प्लस sin x है ना डिनोमिनेटर में, उसको आपने t माना हुआ है, तो यहाँ आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू, चलिए उधर देखते हैं,
1 प्लस कॉस वाई को लेट लेना है, तो लेट, लेकिन ध्यान रखिएगा टी मत लेट ले लीजिएगा, वेरिएबल चेंज करना है u। अब डिफरेंशिएट कीजिए तो 1 का 0 और साइन वाई का डेरिवेटिव माइनस का कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी यू। अब देखने वाली बात भाई माइनस तो है नहीं ऊपर, तो पहले भी तो किया था, उस तरफ ले जाते हैं माइनस को, तो साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस का डी यू। चलिए वैल्यू डालिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाई डी वाई तो माइनस का डी यू, और नीचे का पूरा टर्म तो हमने लेट लिया हुआ है, होल के नीचे यू। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, तो 1/t का इंटीग्रेशन ये होता है log t, क्योंकि log का टर्म है तो एंगल को हमेशा किस में डालेंगे, मॉड में डालेंगे, ये एक नियम बना लीजिए, इज इक्वल टू फिर माइनस बाहर और यहाँ भी क्या आएगा log u प्लस c। अब एक चीज सिखाता हूं आपको, ये चीज जो आपको सिखाने वाला हूं ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में आपको जरूरत पड़ने वाली है, कि यहां पर आप c मत लिखो, यहां पर आप log c लिखो। आगे आने वाले क्वेश्चनों में ये log c ही यहां पर क्यों लिखवा रहा हूं, और क्या c मैंने यहां छोड़ा तो कोई क्वेश्चन मिस्टेक होगी, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप c लिखकर क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। मैं आपको स्टेप लिख के दिखा देता हूं। पहले log t का वैल्यू कितना है अपने पास, तो लेट लिया गया, ये है 1 प्लस साइन एक्स, मॉड के अंदर बंद हो गया, इज इक्वल टू माइनस का log u कितना लेट लिया 1 प्लस कॉस वाई मॉड 1 प्लस सी। वैसे नियम के हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, फिनिश। लेकिन आगे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें x और y का वैल्यू हमें दिया होगा, जिसे हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, जहां पर c का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। उस केस में इस क्वेश्चन को यहाँ c लिख के नहीं छोड़ना है। सोच लेते हैं कि ये क्वेश्चन वही होता, मैं आपको इस क्वेश्चन को उस स्टेप तक लेके आऊंगा जहां मुझे उस क्वेश्चन में इसे सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा, ये प्लस सी नहीं लिखूंगा, इस प्लस सी को तो मैं यहां से हटाऊंगा, और क्या करूंगा वो देखो जरा ध्यान से, ये प्लस सी की जगह मैंने लिखा प्लस log c। ध्यान रखना, आपको कैसे पता चला कि सर log c ही करना है, भाई पूरे क्वेश्चन में log 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 तो log c, पूरे क्वेश्चन में तो tan 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 तो tan c, पूरे क्वेश्चन में तो साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स c। कांस्टेंट वैल्यू लेनी है, लेना वही जो हर टर्म में मौजूद हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सर log भी है और tan भी है, अब क्या लूं, तो फिर तो c लेना पड़ेगा, फिर तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर एक सिंगल टर्म हर टर्म में मौजूद है, उसी टर्म के हिसाब से कांस्टेंट को लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी log है, यहाँ पर भी log है, तो मैंने c की जगह log c ले लिया और इसका फायदा भी पता चल जाएगा। तो देखो log t, इसको इधर लाइए, प्लस log u इज इक्वल टू log c। नाउ व्हाट इज log m प्लस log n, फॉर्मूला होता है log का, log m प्लस log n होता है log m इंटू n, m इंटू n इज इक्वल टू log c। log से log चला गया, कितना बचा t इंटू यू इज इक्वल टू c, क्योंकि जब log ही नहीं है तो मॉड का तो झंझट ही खत्म हो गया। और t क्या लेट लिया हुआ है हमने, t लेट लिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स इंटू यू 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू c। ये आया आपका परफेक्ट आंसर, जो आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में सॉल्व करना ही पड़ेगा यहाँ तक, क्योंकि वहां c की वैल्यू निकालनी होती है, तो x और y का वैल्यू दिया होता है, उसे मैं पुट करता और c की वैल्यू निकालता। इस क्वेश्चन को अगर आप मान लो यहीं तक सॉल्व करके लिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ये भी परफेक्ट है। जो हमारा पहले क्वेश्चन आया था, हमने जहां पर सिर्फ प्लस सी लिख के छोड़ दिया था, आंसर वो भी परफेक्ट है। लेकिन पेपर में पूरा चांस है कि आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं आएगा जिसमें x और y की वैल्यू दी होती है और c की वैल्यू आपको निकालनी होती है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, आएगा तो एग्जाम में वही। तो इस तरह से करने की प्रैक्टिस डाल लो, आगे आने वाले क्वेश्चनों में अभी मैं करके दिखा ही रहा हूं उसको आपको। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है, इस बार भी आपके पास काफी सारे x और y है, तो अलग तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्या करें, इस प्लस वाले टर्म को उधर ले जाओ माइनस लगाकर, तो e की पावर x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन x और dy। अब आराम से सारे x वाले टर्म dx के पास चले जाएंगे और y वाले टर्म dy के पास चले जाएंगे, तो चलो वही करते हैं। तो e की पावर x, जरा x को इधर लाओ, तो dx के पास आ गए सारे, इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, इसे नीचे लेके जाओ डिनोमिनेटर में, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई। एक्स और वाई एक तरफ हो गए, बस अब इसका काम क्या है, इंटीग्रेशन होना। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई।
यहाँ अलग इंटीग्रेशन होगा, बाय पार्ट्स लगेगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। चलिए लगाते हैं, एक काम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। इसे लेते हैं I1, इसे लेते हैं I2, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट करना होता अलग अलग तो बात बन जाती है, एक ही साथ कर देते। यहाँ नियम बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, यहाँ नियम बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, तो सेपरेटली सॉल्व करना ज्यादा ठीक है। तो I1 लेकर चलते हैं। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x dx। दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है तो पक्की बात है आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। बाय पार्ट्स लगाने के लिए आपको टर्म्स को 1 और 2 मानना पड़ेगा। 1 और 2 किस लेवल के हिसाब से मानते हैं? आइलेट, अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट में अलजेब्रा पहले आता है, एक्सपोनेंट बाद में आता है। तो ये लीजिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2। एग्जाम में ये से ही आपको बिल्कुल 1 और 2 मानना है। 1 और 2 जैसे ही मानेंगे आप तो समझ जाएंगे कि आप बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। तो I1 इज इक्वल टू पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए तो I1 इज इक्वल टू x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है माइनस बड़ा इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 होता है इनटू e की पावर x का इंटीग्रेशन जो कि e की पावर x होता है और dx। तो I1 इज इक्वल टू x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c1, क्योंकि आप I1 सॉल्व कर रहे हो इसलिए कांस्टेंट में c1 लीजिएगा। चलिए अब I2 का नंबर है तो I2 इज इक्वल टू माइनस नहीं ले रहे हैं अभी, y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और dy। चेक करिए रूट के अंदर का टर्म इजीली लेट लिया जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u। कितना आ गया, 1 का 0 माइनस अपनी जगह पर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy इज इक्वल टू du। चेक करो ना तो माइनस है ना ही 2 है, ठीक है। तो क्या करा, y dy इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और du। तो देखो कितना आ गया, I2 इज इक्वल टू y dy तो माइनस का हाफ, तो 0 ये तो बाहर आ गया बिल्कुल। इंटीग्रेशन ऑफ du होल अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर को हमने u माना है लेकिन तो रूट भी लग रहा है तो भाई रूट ही हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ा। तो I2 इज इक्वल टू माइनस का हाफ इंटीग्रेशन ऑफ ये u की पावर हाफ है ना, न्यूमरेटर में लेके आओ, कितना आ जाएगा u की पावर माइनस हाफ और du। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन लगा देंगे तो I2 इज इक्वल टू माइनस का हाफ, फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c नहीं, I2 सॉल्व कर रहे हैं तो c2 आएगा। अब जरा इसे सॉल्व कर देते हैं इसे। तो I2 इज इक्वल टू माइनस का हाफ u की पावर माइनस का हाफ प्लस का 1 तो प्लस का हाफ, नीचे भी प्लस का हाफ और प्लस का c2। वैसे ये हाफ और हाफ कट जाएंगे तो I2 का एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा माइनस का u की पावर हाफ तो माइनस का अंडर रूट u और प्लस का c2। अब u जो हमने लेट लिया है उसे इंसर्ट भी कर देते हैं तो चेक करो। तो I2 इज इक्वल टू माइनस का ये आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का c2। अब I1 I2 तो आ गया, जरा रखते हैं इसको यहाँ पर हम। ये हो गया आपके पास x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c1 इज इक्वल टू ये वाला माइनस I2 को सॉल्व करते समय मैंने लिया नहीं था, ठीक है, तो माइनस तो रख ही दीजिएगा यहाँ पर। और I2 का वैल्यू, I2 का आंसर हमारे पास ये रहा, इसमें माइनस पहले से आगे मौजूद है, कोई बात नहीं, उसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले पूरा कॉपी करते हैं ये कुछ इस तरह से और प्लस का c2। याद रखना ये c2 पूरे ब्रैकेट के अंदर ही आएगा और ब्रैकेट का बाहर माइनस ये वाला एज इट इज रहने वाला है, गड़बड़ नहीं करना। ये हो गया x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c1 इज इक्वल टू, खोलिए तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर, लेकिन c2 हो गया माइनस का। अब अगला स्टेप देखो जरा, x e की पावर x माइनस e की पावर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का c2 माइनस का c1। एक स्टेप और है, अगला स्टेप कैसे लिखेंगे, तो x e की पावर x माइनस e की पावर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का k। अभी k की वैल्यू क्या है फिर, वेयर k इज इक्वल टू क्या थे कांस्टेंट हमारे पास, माइनस c1
इसका C2। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ तैयार है। ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये वही क्वेश्चन है जिसमें मैं बात कर रहा था आपसे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जिसमें आपको पहले c का वैल्यू निकालना होता है। तो ध्यान रखिएगा, पेपर में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन जो हमने अब तक किए, उनका करने का कोई फायदा नहीं है क्या? बिल्कुल फायदा ये है कि आप इस लेवल के क्वेश्चन को कर ही तब पाओगे जब आपने पहले वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर रखा है। मतलब किसी भी क्वेश्चन को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनाया जा सकता है, कुछ करना थोड़ी ना है, क्वेश्चन तो सेम है, बस पीछे x और y की वैल्यू तो आ जाएगी, वहां से c निकल जाएगा, और c को फिर यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल सेम है, रत्ती भर भी चेंज नहीं होना है। करना क्या है, पहले सारे x और सारे y एक तरफ करने। तो सबसे पहले क्या करें, इस वाले टर्म को उधर लेके जाते हैं। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स dx इज इक्वल टू माइनस का x dy। अब चेक करो, क्या x dx के पास चले जाए और y dy के पास जा सकते हैं? तो भाई dx तो कहीं नहीं जा रहा। 1 प्लस लॉग x, चेक करो ये वाला x नीचे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को नीचे लेके जाओ और dy नीचे ही क्यों ले गए भाई? मल्टीप्लिकेशन में थे ना दोनों, तो उधर जाके तो वो डिवाइड ही होता। अब सारे x एक तरफ है और सारे y एक तरफ है, तो अगला स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग x अपॉन x dx इज इक्वल टू माइनस बाहर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy। इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन तो बिल्कुल फॉर्मूला लगने के लिए तैयार है। यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेट करो, लेकिन ध्यान रखना, आप जब सब्स्टिट्यूशन करते हो और लेट लेते हो, लेट वाला टर्म हमेशा ध्यान रखें, लेट न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में ही दिखाई देगा। दो एक्सेप्शन है यहाँ पर, अगर लेट में लॉग वाला टर्म लेट लिया गया है या फिर इनवर्स वाला कोई टर्म लेट लिया गया है, तो ध्यान रखना लेट कहीं पर भी हो, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, आपको डेरिवेटिव लॉग का और इनवर्स का हमेशा डिनोमिनेटर में दिखाई देगा। तो चेक करो, आपके पास लॉग का टर्म मौजूद है ना, और सोचो मैं इसे लेट ले लूं, लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करो तो 1 का तो 0, log x का 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू t। तो चेक करो 1 बाई एक्स और dx, देखो मैंने कहा था ना, log x अगर क्वेश्चन में मौजूद है और जिसे आप लेट ले रहे हो, तो डेरिवेटिव इस बार आपको न्यूमरेटर में नहीं डिनोमिनेटर में दिखाई देगा। तो 1 अपॉन एक्स dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx, 1 अपॉन एक्स dx, ये तो आ गया dt, और 1 प्लस log x, देखो t माना हुआ है तो डायरेक्ट t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल फॉर्मूला लगने वाला है, डायरेक्ट तैयार है, बस फॉर्मूला लगाना है। तो एक साथ इंटीग्रेट ही करेंगे, बीच में नहीं कर रहे, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब करते हैं इंटीग्रेट डाउन तरफ, तो यहाँ कितना आ गया, टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब लगाओ फॉर्मूला वहां पर, माइनस बाहर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। 1 अपॉन ए कितना है 1, 1 तो 1 का स्क्वायर ही होता है, तो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स y अपॉन 1 और प्लस, अब c लगाऊं tan इनवर्स लगाऊं, क्या लगाऊं, तो देखो tan इनवर्स तब लगाना जब tan इनवर्स यहाँ भी हो यहाँ पर भी हो। यहाँ पर तो tan इनवर्स है नहीं, क्योंकि t का वैल्यू मैं पुट भी करूंगा तो log ही आएगा, तो समझ लो कि यहाँ log है, यहाँ tan इनवर्स है, तो ना तो वहाँ tan इनवर्स ही आ सकता है ना वहाँ log सी आ सकता है, तो सिंपल क्या लिख दीजिएगा, फिर सी लिख दीजिएगा। चलिए वैल्यू इंसर्ट करिए, तो 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर, t कितना है 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स y बिल्कुल प्लस सी। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो आंसर तो यही आ गया था, क्योंकि यहाँ पर चेक करो x और y का वैल्यू भी दिया हुआ है ना, तो इसे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो जहां x लिखा है वहां भी 1 डालो, जहां y लिखा है y 1 डालो, तो हाफ ब्रैकेट 1 प्लस लॉग 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स 1 प्लस c। व्हाट इज log 1, log 1 0 होता है, तो देखो कितना आ गया, हाफ 1 प्लस 0 इज 1 और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज tan इनवर्स 1, ये पाई बाय 4 होता है, तो पाई बाय 4 प्लस c। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हमें c का वैल्यू चाहिए, तो बस फटाफट से c निकाल दो, कितना आ गया, हाफ प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू c। लेकिन क्या फाइनल आंसर आ गया, नहीं फाइनल आंसर नहीं आया है,
ये सी जो आपने निकाला, अब उस स्टेप पर पुट करो जहां आपने एक्स और वाई का वैल्यू इंसर्ट किया था। तो एक्स और वाई को यही तो इंसर्ट किया था, ध्यान रखना यहां पर सी का वैल्यू इंसर्ट होगा जो फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल आंसर क्या है अपना, हाफ ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स वाई प्लस सी, और अब प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, हाफ प्लस पाई बाई 4। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन फिनिश हुआ इनिशियल प्रॉब्लम का। आगे चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। इस बार ध्यान से देखो, x प्लस वाई है, अगर x प्लस वाई एक साथ आ जाए ना तो ध्यान रखना ये सेपरेट नहीं हो सकते। तो आपको क्या ऐसा डाउट है कि सर ये टाइप 1 का क्वेश्चन नहीं है? ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये कुछ और लॉजिक लगने वाला है। इसमें कुछ ऐसा लगेगा जिसमें शुरुआत में तो आप अपने x और y अलग नहीं कर पाओगे, लेकिन आगे आगे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाओगे इजीली अलग हो जाएगा। तो लॉजिक क्या है ऐसे क्वेश्चनों का, क्वेश्चन टाइप 1 का ही हो लेकिन x और y अलग ना लिए जा सकते हो। तो ध्यान रखो क्या करो, ये पूरा टर्म जो दिख रहा है आपको इसे लेट कर लो, लेट x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू यू। फायदा क्या होगा, x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देखो क्या, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, 1 का डेरिवेटिव 0 और u का डेरिवेटिव du बाय dx। वैल्यू dy बाय dx की निकालनी है, तो देखो कितनी आएगी, तो यहां आ गया 1 प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx। चलो 1 को उधर लेके जाओ, तो dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx और माइनस का 1। अब चेक करो क्या मैं डिवाइडेड के लिए यहां पुट कर दूं, बिल्कुल पुट कर दूं, जो किसके टर्म्स में है, u की टर्म्स में। एक चीज और देखो, इसको भी तो u लेट लिया था, तो क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, u dy बाय dx जिसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, du बाय dx माइनस का 1 इज इक्वल टू 1। अब चेक करो क्या वेरिएबल सेपरेशन हो सकता है, मतलब सारे u वाले टर्म और सारे x वाले टर्म देखो एक तरफ हो सकते हैं। सबसे पहले इस u को नीचे लाओ, तो du अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय u। अब इस माइनस 1 को इधर लाओ, तो du बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय u प्लस 1। एलसीएम ले लो जरा, तो du बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस u अपॉन u। चेक करो स्टेप पर क्या u और x अलग हो पा रहे हैं, बिल्कुल हो जाएंगे। देखो u अपॉन 1 प्लस u du इज इक्वल टू dx। मतलब क्वेश्चन में आपको रिड्यूस करना था क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म तक। मतलब ये वो टाइप है जो देखने पर तो आपको ऐसा लगेगा कि टाइप 1 नहीं है, ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में कुछ लेट ले लो तो एक क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में ही आ जाएगा। बस अब क्या करना है, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो u अपॉन 1 प्लस u या u प्लस 1 du इज इक्वल टू 1 dx। अब वैसे यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं करने के, वो क्या, देखो मैंने क्या किया, ऊपर प्लस 1 भी किया और माइनस 1 भी किया, और कैसे लिख लिया, u प्लस 1 अपॉन u प्लस 1 du माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन u प्लस 1 du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए, u प्लस 1 कट गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन u प्लस 1 du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब तीनों बिल्कुल इंटीग्रेशन के लिए तैयार हैं, फॉर्मूले बने हुए हैं, लगाते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log u प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस c। लेकिन u तो क्वेश्चन में लेट लिया गया था, चलो वापस इंसर्ट करो, तो x माइनस log x प्लस y प्लस 1 एक प्लस 1 और है मॉड 1 इज इक्वल टू x प्लस c। एक स्टेप और, x माइनस का log x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस c। ये लीजिए आ गया हमारा आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन था। इस तरह का एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। चलिए टाइप 1 के आखिरी क्वेश्चन पर पहुंच गए। सबसे पहला स्टेप देखिए क्या कह रहा है कि sin इनवर्स dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस y। अब ये तो कंफर्म है कि x प्लस y है, तो इजीली तो x और y सेपरेट नहीं होंगे, लेकिन उससे पहले देखने वाली चीज ये है कि साइन इनवर्स के एंगल में dy बाय dx है। पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको पॉसिबल बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो सोच के देखो, अगर साइन इनवर्स उधर चला जाए RHS में, तो यहां से dy बाय dx भी अलग हो जाएगा। और दूसरी बात,
वहां पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब ये एक ऐसा फॉर्म है जो डिफरेंशियल में हो सकता है, क्योंकि dy बाई dx होना चाहिए अकेला, वो किसी के एंगल में फंस नहीं सकता, अदरवाइज वो फॉर्म ही डिफरेंशियल की गलत हो जाएगी। ठीक है, तो पहले सही फॉर्म में लेके आए। अब नियम वही कि ये जो x प्लस वाई है इसे लेट लेना पड़ेगा, तो चलिए लेट लेते हैं। तो लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कीजिए, तो 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx। और यहां से क्या निकालना है, यहां से निकाल रहे हैं हम dy बाई dx की वैल्यू, तो ये हो गया du बाई dx माइनस का 1। अब क्या करना है, ये dy बाई dx की वैल्यू को यहां इंसर्ट करते हैं, तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा du बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू साइन और फिर u। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, ये माइनस 1 यहां जाएगा, तो ये हो गया du बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन u। और अब चेक करके देखो क्या u और x अलग अलग हो सकते हैं, तो देखो जरा, बस इस 1 प्लस साइन u को जरा नीचे ले आइए, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन u du इज इक्वल टू dx। सारे u और सारे x एक तरफ हो गए, तो क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन u du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब इस तरह के इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मेट है, सिंपल सी बात है, आपको पहले करना पड़ेगा रैशनलाइज। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन u इंटू 1 माइनस साइन u अपॉन 1 माइनस साइन u, ये हमने क्या किया, ये हमने कर लिया रैशनलाइज। du इज इक्वल टू, अभी इस साइड इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, एक साथ करेंगे दोनों साइड इंटीग्रेशन। अब यहां पर कितना आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन u अपॉन, चेहरा डिनोमिनेटर चेक करो, 1 प्लस साइन u 1 माइनस साइन u, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, ये हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर u, आइडेंटिटी लगा दिया, du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नीचे का 1 माइनस साइन स्क्वायर u हो गया कॉस स्क्वायर u, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन u अपॉन कॉस स्क्वायर u du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब क्या करें, इस कॉस स्क्वायर u को दोनों न्यूमरेटर के साथ अलग अलग रखते हैं, तो कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर u du माइनस का साइन u कॉस स्क्वायर u du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर u du माइनस का, अब नीचे दो कॉस है ऊपर एक साइन है, तो एक साइन अपॉन कॉस तो हो गया tan u, और जो नीचे कॉस बचा वो ऊपर आके हो गया sec u du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब मेरे ख्याल से तीनों टर्म इंटीग्रेट होने के लिए तैयार, एग्जैक्टली फॉर्मूला बन गया है, तो बस क्या होगा यहाँ पर, ये हो गया tan u, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया इसका भी, ये हो गया sec u, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इज इक्वल टू x प्लस c। अब जो हमने u लेट लिया था उसे वापस पुट करो, हमने लिया था u को x प्लस वाई, तो हमें मिला tan u, u की जगह हो गया x प्लस वाई माइनस का sec u, u की जगह फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू x और प्लस c। ये लीजिए हमारा टाइप 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब टाइप 1 में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन फिनिश हुए, वीडियो फिनिश करते हैं।